वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग क्लास फर्स्ट पर बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी की क्लास फर्स्ट पर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप ध्यान दीजिएगा। हम इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे तथा हिंदी मीडियम में हमारे संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप की बुक को फॉलो करने वाले हैं। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन किताबों को अगर शुरुआत में बिना गाइडेंस के पढ़ा जाए तो ये संभव नहीं है समझ पाना। या तो आपका बैकग्राउंड रहा हो, 9, 10, 11, 12 आप सिविक्स के सब्जेक्ट्स लेकर पढ़े हो, जीएस के सेगमेंट लेकर पढ़े हो, तब तो समझ में आ सकता है। यानी कि कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी इसमें, अन्यथा इन किताबों को समझना थोड़ा टफ हो जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी या पॉलिटी में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है कि एक ही है, क्या है। तो यहां पर जैसे कि कुछ डेफिनेशन लिखे हैं, मैंने डेफिनेशन इसलिए लिख के लाए हैं, या तो यहां लिखूं मैं अभी तुरंत आपके सामने, या फिर मैं इसे लिख कर लाऊं जिससे आपका भी समय बचे। और इस समय की ही विशेष कीमत है। तो मैंने इसको जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख लिया है। अब मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों में बताना था, इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को ही लिखा है। मुझे टाइप करने बहुत, मैं टाइप का एक्सपर्ट नहीं हूं, टाइपिंग वगैरह का, टेक्निकल वगैरह का एक्सपर्ट मैं हूं नहीं, इसलिए मैंने लिख के ही ले आया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट इन विच रूल्स, लॉज, ट्रेडिशन एक्सेट्रा आर कंपाइल्ड विच इज मीन टू रन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इन एन ऑर्डनरी मैनर। यानी कि एक तरीके से ये वैधानिक दस्तावेज है साथियों, जिसमें नियमों को, कानूनों को व परंपराओं, अब आप कहेंगे सर ये परंपराओं को भी क्या शामिल किया जाता है? बिल्कुल। जैसे कोई देश बौद्धिस्ट है तो वहां बौद्धिस्ट के लिए कौन से नियम, कौन से रूल्स रेगुलेशंस लाए जाएंगे, ये संविधान में वर्णित होगा। अब ये जो वैधानिक दस्तावेज होता है, ये रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जब हम कहें रिटन, जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो अनरिटन है, लेकिन इंडिया का जो संविधान है वो रिटन है। अब ऐसे में अनरिटन का क्या मतलब होता है? वो लिखते नहीं क्या? नहीं, असल में इसका मतलब होता है, अलिखित संविधान का मतलब होता है अधिकांश चीजें तो लिखी गई लेकिन कुछ चीजें नहीं लिखी गई। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जितने लॉ हैं, जितने नियम वगैरह हैं, सबको लिखा गया होता है। यही रिटन और अनरिटन में डिफरेंस है। लिखित अलिखित में यही अंतर है, मात्रात्मक मतलब मात्रात्मक अंतर होता है। अलिखित संविधान जो होते हैं उसमें कुछ चीजें कमी लिखी होती हैं, लेकिन लिखित संविधान में सब कुछ लिखा होता है। तो ये नियमों, कानूनों, परंपराओं आदि का संकलन है जो किसी देश के शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में हेल्प करता है। सीधी बात, एक बुक है जिसमें नियम कानून लिख दिए गए हैं और उसी आधार पर देश का शासन चले। तो सर ये पॉलिटी क्या है? साहब, संविधान को प्रैक्टिकल में लाने की व्यवस्था ही राज व्यवस्था कहलाती। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक तरीके से अप्लाई करने की व्यवस्था, उसको प्रयोग में लाने की व्यवस्था राज व्यवस्था कहलाती। संविधान को व्यवहार, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्यवहार में लाने के लिए साहब तीन संस्थाएं होती। एक तो संसद है, दूसरा न्यायालय के निर्णय, तीसरा गैर संवैधानिक संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कोर्ट डिसीजंस एंड पार्लियामेंट। सर कैसे? अब यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। पनिशेबल ऑफेंस माना। ठीक है, आर्टिकल 17 तो यही कहता है। अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता एक दंडात्मक अपराध है, दंडनात्मक अपराध है।
यदि वो विधि के खिलाफ हो, नियम के खिलाफ, यदि वो लॉ के खिलाफ हो, नियम के खिलाफ, तो अनटचेबिलिटी एक दंडात्मक अपराध है यदि वो विधि के खिलाफ है। जो रूल्स वगैरह बनाए गए हैं यदि उसके खिलाफ हो रहा है तो वो दंडात्मक अपराध है। ये तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। तो पॉलिटी क्या है? इसको प्रयोग में लाने के लिए अब जो संसद है उसने बहुत सारे नियम कानून बना सकने में वो सक्षम होती है। अब इसने क्या किया, इस नियम को, इस लॉ को, इस आर्टिकल को प्रयोग में लाने के लिए अधिनियम बनाए। पहले बिल होता है, फिर जो सभी पूरी तरह राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो उसे एक्ट बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। तो क्या पारित किया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संसद ने पारित किया। अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट, अब पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन एक्ट 1955, 1955। हालांकि इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम है सिविल राइट एक्ट 1976, यानी कि नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पूरी सारी चीजें ये लिखी होंगी। अधिनियम 1976। तो जब तक ये, अगर ये एक्ट नहीं बनाता, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है अगर ये एक्ट नहीं बनाता तो इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता था। ये केवल संविधान में लिखा एक सिर्फ दस्तावेज था, केवल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लेकिन इसको प्रयोग में लाने के लिए संसद ने ये एक्ट बनाए, ये अधिनियम बनाए। अब इसमें क्या है, अस्पृश्यता को डिफाइन किया। अब देखिए संविधान में कहीं अस्पृश्यता को डिफाइन नहीं किया गया है, अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो अनटचेबिलिटी को डिफाइन किसने किया? संसद ने। अनटचेबिलिटी, अब स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। अनटचेबिलिटी को क्या किया कि एक तरीके से डिफाइन किया। किस विधि के खिलाफ, लॉ क्या है उसको डिफाइन किया। दंडात्मक अपराध, पनिशेबल ऑफेंस, कौन सा पनिशमेंट दिया जाए ये डिफाइन किया। कौन किया? संसद। तो सीधी सीधी बात है भैया, पॉलिटी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने की बात करता है, उसी को राज व्यवस्था कहते हैं। ये बात समझ में है? अब न्यायालय के निर्णय की अगर मैं बात करूं, कोर्ट डिसीजन, आप आर्टिकल 19 में जब पढ़ेंगे उसके कई सब क्लॉज हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। तो आर्टिकल 19 बोलने की आजादी की बात करता है, घूमने की आजादी की बात करता है, रहने की आजादी, आजीविका चलाने की आजादी की बात करता है। तो उसके राइट टू स्पीक में एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही आया कि भैया प्रेस की आजादी, ये कहीं लिखा नहीं, हमारे संविधान में प्रेस की आजादी का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आजादी का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में राइट टू स्पीक, यानी कि आर्टिकल 19 में जो राइट टू स्पीक है उसी के प्रावधान के अंतर्गत प्रेस की आजादी को भी प्रदान कर दिया गया है। यह बात समझ रहे हैं? उसको भी बोलने की आजादी है। लेकिन बस आर्टिकल 19 में 19 सब क्लॉज 2 में इसको युक्तियुक्त बनाया गया। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आजादी है तो कुछ भी बोलो, देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, देश की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, उसमें युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए। समझ रहे? इसीलिए एब्सोल्यूट नहीं, ये चीज ध्यान में, ये नहीं कि आजादी है, कहीं रहने की आजादी है तो जाके ताजमहल में रहना चालू कर दो, बोलने की आजादी है कुछ भी बोलो, कुछ भी, आजीविका चलाने की आजादी है तो किसी का आप मीट मुर्गा मांस खा रहे हैं और मांस बेच भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ये चीज ध्यान में, ये बात समझ में है?
तो प्रेस की आजादी आर्टिकल 19, इसमें कई सब क्लॉज हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तो केवल 19 में जो राइट टू स्पीक है उसके अंतर्गत ही कोर्ट के द्वारा यह फैसला आता है प्रेस की आजादी को भी इसमें रखा जाए। अब जैसे अंडर आर्टिकल 21 की बात करें हम, तो 21 में क्या है? राइट टू लाइफ या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की संरक्षण की का मतलब ये राइट है, ये अधिकार है, संरक्षण का अधिकार। ये बात समझ रहे हैं? जीवन के अधिकार मतलब एक तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 में ही कोर्ट के डिसीजन से यह आता है कि जो जीवन जीने की अधिकार है, इसके अंतर्गत सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, रिस्पेक्टफुल जीवन, ये नहीं कि किसी तरह जीवन जीने का अधिकार है। इसी में ही एक्सेस ऑफ इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया, यानी कि जीवन जीने के अधिकार में नेट या इंटरनेट प्राप्त करने का भी अधिकार शामिल किया गया है। ये किसकी जजमेंट से आया है? ये पार्लियामेंट के ही जजमेंट से आया है। प्रेस की आजादी पार्लियामेंट के ही जजमेंट से आया है। ये बात समझ में आए? अब हम बात करें गैर संवैधानिक संस्थाएं। अभी हम जब आर्टिकल 19 पर बात करेंगे, आर्टिकल 21 पर बात करेंगे, तो उसके कई सब क्लॉज हैं, उस पर बात करेंगे। अभी तो केवल हमें समझाने का उद्देश्य है कि भाई पॉलिटी में क्या डिफरेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। पहले आप मेन मतलब पहले आप एक तरीके से फंडामेंटल इसका समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे भारत में तीन प्रकार की संस्थाएं होती हैं: संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक। असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमारे वे संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, वायलेट करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नक्सलाइड ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ में आया? दूसरा, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जैसा साथियों जिसके लिए संविधान में पर्टिकुलर आर्टिकल दिया हो, जैसे 324 इलेक्शन कमीशन, 280 फाइनेंस कमीशन, 338 शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, 338A शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। ये बात समझ में आया? तो जिनके लिए आर्टिकल्स मेंशन है साहब, आर्टिकल्स मेंशन है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये बात समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और जिसके लिए आर्टिकल नहीं है उनके लिए, और जिसके लिए आर्टिकल नहीं है लेकिन वो संविधान के अकॉर्डिंग ही है, उसका अपोज नहीं करती, उनको कहते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में दो चीजें आती हैं: एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन और स्टैचुअरी बॉडीज। ध्यान दीजिए, स्टैचुअरीज बॉडीज आ जाएंगे और एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यहां तक सबको समझ में आया? अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन और स्टैचुअरी बॉडी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या है? जो प्रेसिडेंट अथवा कैबिनेट के निर्णय से कोई लॉ या कानून, कोई लॉ बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, कोई एक्ट पारित हो रहा है, एक्ट हालांकि इससे, हाँ बिल्कुल, कोई नियम कानून, कोई संस्था बनाई जा रही है, तो इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। जैसे साहब इसमें क्या आएगा? जैसे नीति आयोग, नीति कमीशन। आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद इसके अंतर्गत आएगा। सीबीआई, सीबीआई भी इसके अधीन आ जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो,
तो सीबीआई हुआ, एनडीसी हुआ, नीति कमीशन है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। नॉन स्टैचुअरी बॉडीज इसको कहते हैं, नॉन स्टैचुअरी। तो सर ये स्टैचुअरी बॉडीज क्या है? ये प्रेसिडेंट और कैबिनेट के एडवाइस या ऑर्डर से बनते हैं, जबकि साहब स्टैचुअरी बॉडीज पार्लियामेंट के ऑर्डर से बनती है। पार्लियामेंट कोई कमीशन वगैरह बना, पार्लियामेंट के आधार पर, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी कब बना? 1993। एनएचआरसी, ये बात क्लियर हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन कब आया? 1990। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो पार्लियामेंट के ऑर्डर से बनती हैं, उन्हें हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। इनके लिए भी और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर रही हैं, लेकिन इसके लिए साहब कोई आर्टिकल है नहीं, और अगर आर्टिकल हो जाता देन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती। अब एक बार हम पूरा रिकैप करते हैं। हमको मेनली समझाना यह है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कराने के लिए पॉलिटी की आवश्यकता होती है, राजव्यवस्था होती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए, समाज में उसको लागू करने के लिए जो तंत्र होता है उसे हम राजव्यवस्था कहते हैं। ये तीन सिस्टम के द्वारा चलता है: संसद, कोर्ट डिसीजन, गैर संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा लिए गए निर्णय। संसद मैंने बता ही दिया, पार्लियामेंट में क्या है, कौन कौन से ऑर्डर वगैरह आए, न्यायालय के डिसीजंस क्या हैं। अभी मैंने कुछ एक एग्जाम्पल बताया है, आगे चलकर यही सब कुछ पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, अब डाटा प्रोटेक्शन बिल इस समय चर्चा में है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही पार्लियामेंट इसको पास कर देगी तो उसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक्ट बन जाएगा जैसे। यानी कि जब एक तरीके से बिल एक्ट बन जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विधेयक, जब अधिनियम बन जाता है तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिटी के सेगमेंट में आ जाए। क्लियर है? तो संसद, न्यायालय के निर्णय गए, और आपने तीन प्रकार की संस्थाओं को देखा, तीन प्रकार की संस्थाओं को देखा। अब इन्हीं तीन प्रकार की संस्थाओं में और भी कौन कौन से बॉडीज आते हैं, किनको किनको रखा जाता है जो देश के संविधान को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको हम अगली क्लास में देखें। तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद।